आज टॉपिक है फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन। सोलह सौ चौंसठ, मोबाइल बंद रखो। 1664 ये ना 1664 में आते हैं। ठीक है, 1664 में फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है लुई 14वां। लुई 14वां के मंत्री, इनका नाम है कोलबर्ट। मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है। कौन है? आ जाओ आ जाओ, आ जाइए। आप लोग इधर आना था आपको। हाँ ठीक। लुई 14वां के मंत्री हैं कोलबर्ट। इनके प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार है इसके लिए, है ना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कोलबर्ट। अब यहाँ पे 1668, यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रांसिस मार्टिन के प्रयास से फ्रांसिस मार्टिन के प्रयास से पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है इनकी? पहली फैक्ट्री कल बताया था आप लोगों को, देखना पड़ेगा आप लोगों को। सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित। याद हुआ? याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? याद हुआ? कोलबर्ट अलग है, फ्रांसिस मार्टिन अलग है। ठीक है, यहाँ पे कोलबर्ट के प्रयासों से ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लेकिन पहली फैक्ट्री बनी है क्या? अभी नई स्थापित हुई है। पहली फैक्ट्री जो है वो स्थापित करने का जो है श्रेय किसको जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को। इसीलिए फ्रांसिस मार्टिन जो है उसको जो है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं, पुर्तगाली वाला भी पढ़े हैं। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन है? फ्रांसिस मार्टिन। इसको याद रखना है आप लोगों को। हो गया? सब पहले ये लोग कंपनी बनाते थे। हाँ, जान लेते हैं कि यहाँ तो ये लोग ना कंपनी बनाते थे, अब उसके बाद व्यापार के लिए सोचते थे कहाँ जाएं करके। तो फिर उनको जाना है, जैसे भारत जाना है, तो भारत जाना है ना, तो फ्रांस में ही वो लोग क्या करते थे, राजा जो रहता था उससे फिर क्या बोलते थे, परमिशन मांगते थे कि हम लोग जाएंगे भारत, आप टैक्स वगैरह कुछ लोगे, एनओसी मांगते थे कुल मिला के, है ना। जैसे हम लोग को जाना है विदेश, है ना, पाकिस्तान जाना है, मतलब पाकिस्तान मत बोलो, जाओगे तो पाकिस्तान क्यों जाओगे, है ना, विदेशी जाना ही चाहिए तो पाकिस्तान ही क्यों जाए मरने के लिए। तो आपको सिंगापुर जाना है तो सिंगापुर के लिए वीज़ा लगेगा, है कि नहीं। तो वैसे ही ये लोग वीज़ा मांग रहे हैं, समझ लो। अब इनको व्यापार करने के लिए जाना है, तो व्यापार के लिए जो जो चीज़ यहाँ पे मिलता था, यहाँ पे क्या मिलता था, लगातार बताया हूँ मैं आप लोगों को, पूरे मसालों की खेती यहाँ पे होती थी, वस्त्र आभूषण वगैरह की होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ का व्यापार करते थे ना। तो यहाँ पे वो लोग ना आते थे कंटेनर लेके, बड़ा बड़ा बोरा लेके। ठीक है, अब वहाँ से नाव लेके, और नाव, अब वहाँ से वो लोग क्या करते थे,
कि धीरे धीरे करके कच्चा माल है या बना बनाया माल है उसको लेके जाए। वो लोग आते थे खाली हाथ, केवल गिफ्ट वगैरह लेके आते थे वो लोग, समझ गए? वो लोग खाली हाथ ही आते थे। अब गिफ्ट क्या लेके आते थे? तो गिफ्ट कुछ भी लेके आ सकते हैं। पास आए तो गिफ्ट लेके आए। राजा महाराजा के पास जाते थे, क्या लेके आते थे? शराब लेके जाते थे, ठीक है। शैंपियन की बोतल खोल रहे हैं, मदिरा लेके जा रहे हैं, अंजीर लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें पहले भी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, हमने देखा कि लुई 14वां का जो मंत्री है कोलबर्ट के प्रयास से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा है फ्रांसिस मार्टिन के प्रयास से सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई है ना। अब तीसरा देखिए, कल लिखवाया था मैं, याद आ रहा है? मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना। इसके पश्चात 1773, इसको भी लिखवाया था मैं, बताया था इसको मैं। यहाँ पे क्या होगा? पांडिचेरी में क्या बनाते हैं? ठीक है। पांडिचेरी में फोर्ट लुइस का निर्माण। सत्रह सौ 73-74 में पांडिचेरी में फोर्ट लुइस का निर्माण होता है। अब फ्रांसीसी कंपनी जो है वो आगे, देखो फ्रांसीसी कंपनी भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी जैसे अंग्रेज बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसिस लोग भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। ये लोग देखो अपना कहाँ कहाँ पे निर्माण करना शुरू कर दिए हैं। पांडिचेरी मतलब यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे निर्माण कर लिए। यहीं पे जो है वो हमने पढ़ा कि मछलीपट्टनम यहाँ पे है, तो मछलीपट्टनम में भी ये लोग बना लिए। इस तरफ क्षेत्र में आएंगे तो हम लोग गुजरात में यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे हाँ सूरत में ही फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। और इस तरह धीरे धीरे ये लोग कई जगह पे फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ये लोग 1773 के पश्चात फ्रांसिस कंपनी और क्या करती है, देखो फ्रांस जो है, मैं 1773 लिखवाया हूँ क्या? 1673 है ये, सॉरी ना। हाँ, तो बोल क्यों नहीं रहे थे? तो बोल क्यों नहीं रहे थे? इसको 1700 को 1600 करना, ठीक है। 1673-74। अब देखो 1721, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग? मॉरिशस कहाँ है जानते हो ना? मॉरिशस कहाँ पे है जानते हो? नहीं जानते? ये देखो, ये जो है भारत है ना, यहाँ पे पूरा अरब सी है, अरेबियन सी है ना, ये हिंद महासागर है। अब ये पूरा हिंद महासागर जो है ना, इसके बाद आपको पता है कि क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका जानते हो ना, है ना? तो अफ्रीका के बगल में ना मॉरिशस है। क्या है? मॉरिशस। और यहाँ पे ना मेडागास्कर द्वीप समूह है, मेडागास्कर, ये पूरा आइलैंड है ना। और यहाँ पे ना मालदीव है। क्या है? मालदीव को तो जानते हो आप लोग, है ना? मालदीव को जानते हो? तो मॉरिशस जो है ना, वो भी ना मालदीव की तरह ही घूमने लायक जगह है, उसी तरह का समुद्री पूरा बीच है यहाँ पे भी, ठीक है, आइलैंड है। तो यहाँ पे जाते हैं ये लोग, जितने भी मतलब अमीर लोग हैं ना, मुंबई दिल्ली में जो रहते हैं,
वो लोग जाते हैं मॉरिशस, सुने होंगे आप लोग, मालदीव, है ना। यूपी बिहार के लोग भी बहुत बसे हैं वहाँ, बहुत सुंदर। यहाँ पे ना यूपी बिहार के लिए ना मॉरिशस में बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं। यहाँ पे वो लोग ना छोटे मोटे काम के लिए पूरा गए हैं, होटल वगैरह में सब पूरा लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं सब प्रकार का, ठीक है। और इन्हीं लोगों को ना फिर ना अफ्रीका महाद्वीप जो है ना वहाँ उठा के ले जाते हैं काम करने के लिए, और पहले भी ले जाया जाता था। तो यूपी बिहारी लोग बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं। और वहाँ पे ना भोजपुरी भाषा भी चलता है ना, ये ध्यान देना, जो भोजपुरी भाषा जो गाना चलता है ना वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोला जाता है, भोजपुरी, मॉरिशस में। हाँ, अब वैसा ही जब दुबई जाते हैं ना लोग, दुबई, तो वहाँ पे ना मलयालम बोला जाता है। केरल के लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो मलयालम वहाँ पे भाषा बोला जाता है। मतलब दूसरा या तीसरा भाषा जो है मलयालम है वहाँ का, ठीक है। इंग्लिश उर्दू के बाद मलयालम बोला जाता है वहाँ पे। तो मॉरिशस को याद रखना आप लोग, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रांस जो है और इंग्लैंड दोनों जो है अपने अपने उपनिवेश जो है, उपनिवेश मतलब कॉलोनी है ना, कॉलोनी बसा रहे थे। तो भारत जो है किसकी कॉलोनी थी? इंग्लैंड की कॉलोनी थी। और वैसे ही मॉरिशस किसकी कॉलोनी थी? फ्रांस की कॉलोनी थी। हाँ वही है, गुलाम भी तो है ना, उपनिवेश मतलब उपनिवेश। तो वो क्या कर रहे हैं कि एक जगह पे कॉलोनी बना रहे हैं अपना। उपनिवेश मतलब इंग्लिश में उसको कोलोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, कॉलोनी। तो कोलोनीनाइजेशन है वो कुल मिला के। तो यहाँ पे मॉरिशस जो है वो किसका है? फ्रांस का है। और वैसा ही भारत जो है वो इंग्लैंड का है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मॉरिशस में ही फैक्ट्री स्थापित कर लिए, है ना, मॉरिशस में फैक्ट्री स्थापित, लिख लो जानकारी के लिए पूरा। 1721 और 1739 भी लिख लो। यहाँ पे जो कल लिखवाया था, कराइकल लिखवाया था ना मैं डच के समय, तो ये लोग भी कराइकल में भी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। 1739, ठीक है, कराइकल में फैक्ट्री स्थापित। अब क्या हो रहा है कि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों जो है उनकी फैक्ट्रियां जो हैं और व्यापारिक जो गतिविधियां हो रही हैं, तो वो आपस में क्या होगी? प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा की वजह से क्या होगा? टकराव होगा। तो यहाँ पे अब आगे लिखना, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे अंग्रेज और फ्रांस के बीच टकराव होगा। यूरोप में दोनों देश आपस में लड़ते रहे थे, जिसका प्रभाव विश्व भर में स्थित इनके कॉलोनी में भी पड़ा। इसको लिखो, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे अंग्रेज और फ्रांस के बीच टकराव होना आवश्यक ही हो गया, अति आवश्यक है ना। अब यूरोप में दोनों देश आपस में लड़ते थे, जिसका प्रभाव विश्व भर में स्थित इनकी कॉलोनी में पड़ा। जहाँ जहाँ पे इनके उपनिवेश थे वहाँ पे भी फ्रांस इंग्लैंड लड़ाई करते थे, पास पास में थे ना, तो फ्रांस और इंग्लैंड के उपनिवेश भी अगर है वहाँ पे, ठीक है, तो वो भी आपस में लड़ते थे। जैसे भारत जो है और मालदीव है, ठीक है,
तो भारत और मालदीव भी लड़ाई करेंगे वहाँ पे, इंग्लैंड और फ्रांस का वहाँ पे भी लड़ाई होगा। अब ये स्थिति कहाँ पे निर्मित हो रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है। इसको लिख लिया ना इसको, हाँ। जैसे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अंग्रेज और फ्रांस वहाँ पे लड़ाई शुरू होगा। कैसे होगा, यूरोप में लड़ाई होने वाला है, ठीक है, यूरोप में लड़ाई होगा, प्रथम आंग्ल फ्रांसिस युद्ध होने वाला है, प्रथम आंग्ल फ्रांसिस युद्ध। कहाँ पे, यूरोप में। अब यूरोप में जब लड़ाई होगा तो दोनों के दोनों जो है वो देश भारत में भी आ गए हैं, दोनों की कंपनी जो है भारत में है ना, तो वहाँ पे भी बीजेपी कांग्रेस जैसी लड़ाई वहाँ पे भी होना शुरू हो जाएगा भारत में। आ रहे हैं ना समझ, जैसे बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई वहाँ पे होती है दिल्ली में, यहाँ पे उसके कार्यकर्ता जो है जबरन छुटपुट लड़ाई शुरू कर देते हैं, कम से कम फोटो तो आ जाए, पेपर वगैरह में आ जाए, है ना, करते हैं कि नहीं। तो वैसी ना लड़ाई यहाँ पे भी शुरू होने वाली है। अब हो गया, बहुत धीरे लिख रहे हो, बहुत धीरे लिख रहे हो। अब देखो, अंग्रेज फ्रांसिस युद्ध, अंग्रेज फ्रांसिस युद्ध, एक मिनट ना, हेलो, हाँ मैं क्लास में हूँ, थोड़ा टाइम में बात करता हूँ, ठीक है। अंग्रेज फ्रांसिस युद्ध, अब यहाँ पे ये अंग्रेज फ्रांसिस युद्ध जो है उसको जाना जाता है भारत में कर्नाटक वार के नाम से, कर्नाटक युद्ध, इसी को क्या बोलते हैं, कर्नाटक युद्ध। अब अंग्रेज और फ्रांसिस जो हैं वो आपस में भारत में टकराएंगे 3 बार, कितनी बार, 3 बार यहाँ पे लड़ाई होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कर्नाटक युद्ध, भारत में होता है, इसको कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। तो 3 बार लड़ाई होगी, ठीक है। कर्नाटक युद्ध 3, पहला 1746 से 48, दूसरा 1749 से 54, ठीक है, तीसरा 1756 से 63, ये 3 लड़ाई होगी। अब तीनों लड़ाई जो है उसको देखते हैं कि उसमें संधि कौन कौन सी होगी, ठीक है। संधि इसमें होगी एक्स लॉ शापेल की संधि, एक्स लॉ शॉपेल की संधि, एक्स लॉ शॉपेल की संधि। एक्स लॉ शॉपेल स्थान का नाम है, एक्स लॉ शॉपेल जो है वो स्थान का नाम है ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो वहाँ पे ये संधि हो रही है, वहाँ पे होगी संधि, युद्ध की शुरुआत भी वहीं से होगी, ठीक है। अब दूसरा जो है उसमें है पांडिचेरी की संधि का, क्या नाम है, पांडिचेरी की संधि। और तीसरा है पेरिस की संधि। तीनों को आपको याद रखना है, याद हुआ, एक्स लॉ शॉपेल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि। पांडिचेरी और पेरिस में कंफ्यूजन होता है कि पहले कौन आएगा ऐसा करके, ठीक है। तो जिसका नाम बड़ा है वो पहले आएगा, जिसका नाम बड़ा है वो पहले आएगा, ठीक है, छोटा है वो बाद में आएगा। ये बस ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि तीनों संधि अजीब अजीब से है। पहला जो है वो ऑस्ट्रिया में होगा, दूसरा जो है भारत में होगा, तीसरा जो है फिर यूरोप चले जाएगा, है ना। तो आपको याद करने में कठिनाई होगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कर्नाटक युद्ध यहाँ पे होगा। अब तीनों युद्धों को देखते हैं कि क्यों होता है, ठीक है। पहला युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, या इसी को क्या बोलते हैं, आंग्ल फ्रांसिस युद्ध, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है उसको देखो, इसका और कई ठो नाम है भारत में, और क्या नाम है इसका भारत में नाम है सेंट टोमे का युद्ध, या अडियार का युद्ध। सेंट टोमे का युद्ध या अडियार का युद्ध, सेंट टोमे या अडियार। अब यहाँ पे ना स्थिति को समझना आप, ठीक है।
मान के चलो ये भारत है जैसे, अब मैं बोल रहा हूँ कि सेंट टोमी या अडियार। सेंट टोमी कहाँ पे है? सेंट टोमी की स्थिति जो है वो यहाँ पे है, मद्रास के पास सेंट टोमे। ये विदेश में नहीं है, ये यहीं है। अडियार कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक वाले हिस्से में है। कर्नाटक यहाँ पे है तो यहीं पे अडियार है। अब मैंने पहले क्लास में आप लोगों को बताया था कि कर्नाटक जो है वो उस समय, ठीक है, उस समय कहाँ पे थे? कर्नाटक कहाँ पे है? यहाँ पे है, बताया था कि नहीं? और केरल जो है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रैंकोबार, ट्रैंकोबार या तिरुचिरापल्ली बोलते हैं ना, जो है ना। मैसूर जो है वो स्थान ये है, ये मैसूर है, क्या है? और ये वाला जो स्थान है वो हैदराबाद। मैंने आपको बताया था कि पहले का जो मैप है उसमें स्थान का नाम चेंज था। कर्नाटक जो है, हाँ, अभी जो है जो मैसूर जो मैं बताया हूँ वो तो खुद कर्नाटक हो गया है ना, लेकिन यहाँ पे जो तमिलनाडु जो जिसको बोलते हैं अभी, तो वो क्या हो गया है? कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी क्या हो गई है? अर्कॉट, अर्कॉट, ठीक है, अभी इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सेंट टोमे का युद्ध जो है उसका कारण लिखो कि कारण पहले क्यों हुआ, कारण देखो। यूरोप में उत्तराधिकार वजह बनी, यूरोप में उत्तराधिकार वजह बनी, और ये था वास्तव में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का लड़ाई। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी क्या है? वियना के उत्तराधिकार की लड़ाई, उत्तराधिकार की लड़ाई। पहला युद्ध जो है उसको बोल रहे हैं सेंट टोमे का युद्ध या अडियार का युद्ध, या बोल रहे हैं आंग्ल फ्रांसिस प्रथम युद्ध, या बोल रहे हैं कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक का पहला युद्ध। इतना सारा इसका नाम है, ठीक है। पहले युद्ध में क्या हो रहा है? यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस लड़ रहे हैं। किस नाम से लड़ रहे हैं? ऑस्ट्रिया के राजकुमार का की राजा की मृत्यु हो गई है, राजा की मृत्यु हो गई। अब वहाँ पे जो रानी है और उसके बेटे हैं, ठीक है, रानी बोल रही है कि मैं जो है राजा की जगह पे रहूंगी, और उसका जो बेटा है वो बोल रहा है कि मैं राजा की जगह पे रहूंगा। और यहाँ पे जब लड़ाई होता है ना, जो इंटरनल डिस्प्यूट हो रहा है, वहाँ पे जानकारी इंग्लैंड और फ्रांस को हो जाती है। तो इंग्लैंड जो है वो रानी की तरफ चले जाएगा और फ्रांस जो है उसके बेटे की तरफ चले जाएगा पक्ष लेने के लिए। अब जैसे पक्ष लेने के लिए चलेंगे तो यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी, और वहाँ पे जब लड़ाई शुरू होगी तो यहाँ पे भी लड़ाई क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहाना चाहिए ना, यहाँ पे लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? बहाना चाहिए, ठीक है। तो बहाना मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि फ्रांसीसी जो गवर्नर है उसका नाम है डुप्ले। क्या नाम है? डुप्ले। डुप्ले को ही सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। सहायक संधि का जन्मदाता। अभी बताऊंगा, ये सहायक संधि बाद में आएगा, इस शब्द को बस पकड़ याद रख लिए रहो, है ना। ये डुप्ले जो है फ्रांसीसी गवर्नर है। ये कौन है? फ्रांसीसी गवर्नर है। देखो सहायक संधि ना व्यवस्था जो है वेले जली का फेमस है ना। वेले जली का सहायक संधि जानते हैं हम लोग, लेकिन पहली बार सहायक संधि का यूज कौन किया था? तो वो किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, ठीक है। तो इसीलिए सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले है। ये मैं पहले से बता दिया हूँ, लेकिन ये आएगा भी बाद में, ठीक है, ये बाद में आने वाला है। मतलब बक्सर के युद्ध के बाद इसका जिक्र हम लोग करेंगे, तो अभी टाइम है 3 दिन और, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि युद्ध की शुरुआत है ना, एक युद्ध की शुरुआत तो हो गई है यूरोप में। यहाँ पे क्या हो रहा है? तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण
अंग्रेजी नेवी अधिकारी बार्नेट द्वारा, बार्नेट नाम है इसका, फ्रांसीसी जहाजों पर, फ्रांसीसी जहाजों पर हमला करना। ठीक है, अंग्रेज जो है नेवी अधिकारी था बार्नेट, वो फ्रांसीसी जहाज़ों पे हमला करता है और समुद्र में फ्रांसीसी जहाज़ों को डुबा देता है, समुद्र में फ्रांसीसी जहाज़ों को डुबा देता है। तो यहाँ पे अब ये लड़ाई शुरू हो गई है शुरू, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि फ्रांसीसी जो गवर्नर है, फ्रांस से डुप्ले का आगमन, डुप्ले गवर्नर का आगमन। डुप्ले क्या करता है, डुप्ले मॉरिशस की सहायता से मद्रास पे घातक हमला करेगा। मद्रास पे ये क्या करेगा, घातक हमला करेगा और जीत लेगा। आ रहा है समझ क्या बोल रहा हूँ, बड़ा आसान कहानी है। अंग्रेज जो बार्नेट है उसके द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ों को मार के पूरा गिरा दिया समुद्र में, ठीक है, ख़त्म कर दिया। इसकी जानकारी होती है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को। डुप्ले जो है वो मॉरिशस के एक उनके मित्र रहते हैं, डॉल्टन नाम है वैसे उसका, ठीक है। तो मॉरिशस इन्हीं का है, फ्रांस का ही है ना मॉरिशस। तो वो डॉल्टन की सहायता से मद्रास पे हमला करते हैं। और मद्रास जो है किसका गढ़ है, फोर्ट किसका है, अंग्रेजों का। मद्रास अंग्रेजों का है ना, तो मद्रास को ये लोग क्या करते हैं, जीत लेते हैं, ठीक है। और उस समय कैप्टन जो है वो कौन रहेगा, जब इसमें लड़ाई जब होगा तो कैप्टन एक व्यक्ति है, उसका नाम है कैप्टन पैराडाइज। कौन है, पैराडाइज। मतलब डुप्ले को तो श्रेय जाता है, लेकिन कैप्टन पैराडाइज जो है उस समय युद्ध के दौरान उपस्थित रहता है, ठीक है, पैराडाइज के नेतृत्व में। तो यहाँ पे हाँ, पैराडाइज, पैराडाइज नाम है व्यक्ति का, ठीक है। पैराडाइज जो है वो क्या है, नाम है व्यक्ति का। तो पैराडाइज जो है मैं क्या बता रहा हूँ, कैप्टन है, ये कैप्टन है, ये क्या है, कैप्टन है, ये नेतृत्व कर रहा है, सेनापति टाइप का है, ठीक है, ये नेतृत्व कर रहा है। डुप्ले कौन है, गवर्नर है जो आदेश देता है, ठीक। तो डुप्ले जो है वो मॉरिशस के अपने मित्र की सहायता से, डॉल्टन की सहायता से वो मद्रास पे पूरा हमला करेगा, उसको जीत लेगा। और मद्रास जो है वो किसका फोर्ट है, अंग्रेजों का पूरा गढ़ है। तो अंग्रेज जो है वो एकदम हताश हो जाएंगे, अंग्रेज जो है एकदम परेशान हो जाएंगे। आ रहा है समझ। अब ये सब लड़ाई जो है वो कहाँ पे चल रही है, देखो मद्रास में चल रही है, यहीं आसपास में चल रही है। तो मैं अब देखो फिर, तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि जैसे ये भारत का नक्शा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मद्रास है, यहाँ पे क्या है, पांडिचेरी है यहाँ पे, यहीं पे बीच में सेंट टोमे है। कहाँ पे, यहाँ पे सेंट टोमे। और यहाँ पे जो है ये पूरा कर्नाटक वाला हिस्सा है ना। तो ये अर्काट है यहाँ पे, इसकी राजधानी कर्नाटक की। और यहीं पे जो है वो अडयार है, क्या है, अडयार। अभी मैंने लिखवाया सेंट टोमे का युद्ध या अडयार का युद्ध लिखवाया है ना। अंग्रेज जो है वो हारने के पश्चात अब क्या करेंगे, देखो अंग्रेज फ्रांस से
हारने के पश्चात किसके पास जाएंगे? अब समझना है इसको। कर्नाटक जो हम लोग बार बार कर्नाटक बोल रहा हूँ या अर्कॉट बोल रहा हूँ, उसका जो नवाब है, नवाब मतलब राजा है वहाँ पे, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अनवरुद्दीन। क्या नाम है? अनवरुद्दीन। हारने के पश्चात कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास सहायतार्थ मतलब सहायता के लिए गए। अनवरुद्दीन के पास गए। अनवरुद्दीन क्या करेगा? अनवरुद्दीन एकदम खुश हो जाता है कि मेरे पास कोई तो आ रहा है सहायता मांगने के लिए, है ना। एकदम खुश हो गया ये। और जैसे खुश हुआ तो ये बोलता है कि चलो ठीक है, तुम आए हो, तुमको क्या करूंगा? सहायता पूरा दूंगा, है ना। जैसे विभीषण जो है जाता है राम के पास तो उसको शरण देता है कि नहीं देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे स्थिति भी बन रही है। तो अनवरुद्दीन जो है बोलते हैं कि ठीक है, तुमको सहायता मैं दूंगा। तो अनवरुद्दीन किसकी तरफ हो गया? अंग्रेजों की तरफ हो गया। अनवरुद्दीन क्या करेगा? फ्रांस पे हमला कर देगा। फ्रांसीसी जो सेना है, फ्रांस पे हमला। अब फ्रांस पे हमला मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में है उस पे हमला कर देगा, ठीक है। लेकिन स्थिति जो है वो उलट जाएगी। यहाँ पे ये हमला करेगा ये सोच के कि मेरा कर्नाटक जो है वो मेरा गढ़ है, मैं जीत जाऊंगा, ये सोच के ये हमला करेगा। लेकिन स्थिति क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। डुप्ले के द्वारा पराजित। अब मुंह इसका एकदम छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। इसका मुंह बेचारे का क्या हो जाएगा? छोटा सा हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा सेना है मेरे पास और मैं जो है वो जीत जाऊंगा, ये सोचा था ये, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो सेना जो है वो बहुत ज़्यादा होने से कोई मतलब का नहीं है, वो ना स्किल्ड होना चाहिए, है कि नहीं। अब कितनी कितनी बड़ी देश की जनसंख्या रहे, लेकिन वो अगर स्किल्ड नहीं है, उसके अंदर कौशल नहीं है कोई भी काम को करने का, ठीक है, तो फिर वो कुछ कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। और तलवारबाजी वगैरह जो होता है या ये हमले वगैरह होते हैं उसमें भी स्किल चाहिए कि एक व्यक्ति तलवार से, मैं बताया था कि एक साथ 100 जने को काट देता है, बताया था कि नहीं? यहाँ नहीं बताया था। एक तो फिल्म देखे हो आप लोग, मगधीरा देखे हो ना? मगधीरा है ना, उसमें कैसे 100 जने को काट देता है, देखे हो वो सीन? सिख लोगों वाला तो दूसरा लड़ाई है, वो तो केसरी है अक्षय कुमार वाला, है ना। वो केसरी में वैसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मगधीरा में अकेले एक जने ही हीरो जो है 100 जने को पूरा मार देता है। और वो सीन जो है वो देखने लायक है एकदम, मतलब आप एकदम खुश हो जाओगे उस सीन को देख के, है कि नहीं। इतना अच्छे से फिल्माया गया है उस सीन को कि मैं ना जब खाली कभी रहता हूँ ना एकदम, तो मैं मस्त उस सीन को लगाता हूँ यूट्यूब में, ठीक है। मगधीरा लिखूँगा और उसके बाद वो तुरंत आ जाता है। मगधीरा 100 बस लिखूँगा, उसके बाद वो आ जाता है सीन। तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिल्माया गया है वो सीन। अब ऐसा सीन जो है वो फिल्मों में होता है ना, तो आदमी क्या है, मनोरंजन के लिए तो गए हैं, है ना, तो वो खुश होता है। वो इस प्रकार के सीन से मनोरंजन ही तो चाहिए ना, आदमी को क्या चाहिए। बाहुबली में जो हाथी आता है ना, वो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है क्या? सेकंड पार्ट में शुरुआत में आता है ना हाथी, तो लोग एकदम हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, होता है ना। और फर्स्ट पार्ट में जब वो शंकर भगवान को जो उठाते हैं शिवलिंग को, तो वहाँ पे हल्ला शुरू हो जाता है। तो ये फिल्म को ना, मतलब फिल्माना जो है ना, दृश्यांकन जो होता है उसी से फिल्म हिट होता है। दृश्यांकन अच्छा होना चाहिए। एक एक दृश्य में तालियां बज रही हैं, है कि नहीं? हर एक सीन में तालियां बज रही हैं। और कई फिल्मों में इस प्रकार के दृश्य होते ही नहीं 3 घंटे पूरे, तो फिर उसमें आप लोग क्या करोगे? रोते धोते आ जाते हो, टिकट का पैसा बर्बाद हो गया, उससे अच्छा बिरयानी खा लेते हैं, ऐसा टाइप का है ना। बच्चे लोग यही हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। मैं भी ऐसा बहुत सारा फिल्म गया हूँ आप लोग की उम्र में जिसमें मेरा पैसा डूबा है। डुप्ले के द्वारा पराजित हो जाता है। डुप्ले जो है
वो जीत गया, ठीक है। तो ये एकदम छोटा सा मुंह लेके आ गया। अब यूरोप में ना, यूरोप में ये लड़ाई अपने आप बंद हो गई। यूरोप में क्या हो गई, 1748 में यूरोप में उत्तराधिकार का जो लड़ाई चल रहा था उसमें क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है, ठीक है। उत्तराधिकार की लड़ाई मतलब समझ गया ना, वो ऑस्ट्रिया का चल रहे हैं, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार की लड़ाई, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार की लड़ाई समझौते के साथ समाप्त, समझौते के साथ समाप्त। और जैसे ही समाप्त हुई तो क्या होगा, वहां पे अगर समाप्त होगी तो क्या होगा, भारत में भी यह लड़ाई समाप्त, भारत में भी समाप्त हो जाएगी ये लड़ाई। और भारत में जब समाप्त होगी तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक संधि होगी, क्या होगी, संधि। और वो संधि का नाम है एक्स लॉ शॉपेल। इसको हिंदी में लिख लेना, एक्स लॉ शॉपेल की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त, ये संधि होती है। अब संधि होती है तो वहां पे क्या होती है, शर्त भी होती है, शर्तें होती है कि नहीं, संधि कोई भी होगी तो संधि की शर्तें क्या रहती हैं, एक दूसरे के जीते प्रदेश को वापस करना, एक दूसरे के जीते प्रदेश को वापस करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य हो गया है ना, शर्त हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, जो फ्रांस जो है वो किसको जीता रहता है, फ्रांस किसको जीतता है, आप लोगों को कहानी समझ नहीं आ रहे हैं, किसको जीतता है फ्रांस, अरे यार फ्रांस मद्रास को जीतता है ना, डुप्ले किसको जीतता है, तो ये भगवान, फ्रांस जो है, आप लोग को भूख का जो स्तर है, हाँ जैसे यहाँ पे हम लोग समझे थे कि उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो उसकी राजा कौन बनता है, वो रानी या फिर उसके बेटे? देखो रानी जो है वहाँ पे रानी बन जाती है, वहाँ पे रानी जो है वो राजा बन जाती है, ठीक है, वही मतलब संभाल लेती है। और बेटे लोगों को वहाँ पे जगह नहीं मिलता, क्योंकि रानी जो है वो खुद भी काबिल है, तो वो उसमें पता चलता है कि इसी को बना देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो इसी नाम से वो इम्पोर्टेंट लेकिन नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है वो इम्पोर्टेंट है, आ रहे हैं समझ। कैप्टन जो बर्नाट है उसके द्वारा जो है, बार्नेट के द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ों पे हमला कर दिया गया। जैसे हमला किया तो डुप्ले जो है फ्रांस की तरफ से आया, डुप्ले जो है वो हमला करेगा मॉरिशस के जो उसके साथी हैं डाल्टन, उसके सहायता से। अब पैराडाइज कैप्टन जो है उसको ऑर्डर देगा, पैराडाइज के नेतृत्व में जो है वो लोग मद्रास को कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। मद्रास को कब्जा जैसे करते हैं तो अंग्रेज जो है उसके वो लोग हताश हो जाते हैं। अंग्रेज जो है वो कर्नाटक के नवाब को बोलते हैं हस्तक्षेप करने के लिए। कर्नाटक में है अनवरुद्दीन बोलता है कि तुम लोग मेरे शरण में आए हो, मैं तुम्हारी हर हाल में क्या करूँगा, सहायता ही करूँगा, ठीक है। वो राम भगवान बनने चला है, लेकिन राम भगवान भारत में है, वहाँ पे कैसे बनोगे तुम, है ना। तो वो राम भगवान बनने चलता है लेकिन खुद ही जो है वो क्या हो जाता है, मार खा के आ जाता है, ठीक है, मतलब भीगी बिल्ली बन के वो आ गया। तो ये लड़ाई जो है, अब ये तो मार खा गया, मद्रास को ये लोग जीत लिए हैं, जो किसका गढ़ है, अंग्रेजों का। उधर लड़ाई यूरोप में क्या हो गया, समाप्त। उत्तराधिकार जो लड़ाई चल रहा था वो हो गया खत्म, समझौता हो गया, रानी जो है राजा बन गई, ठीक है। अब उसके बाद इधर अब क्या करेंगे, अरे यार हो तो गया, उधर लड़ाई खत्म हो गया, तो तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, समझ गए। उधर
तो भारत में भी क्या हो जाएगा, खत्म। और वहां पे जो है वो संधि हुई थी एक्स-ला-शापेल नाम की जगह पे, मैंने बताया था, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया में। तो यहाँ पे संधि होगी, युद्ध समाप्त। वहां पे बोला गया कि एक दूसरे के जीते प्रदेश को वापस कर दो, तो यहाँ पे भी जीते प्रदेश को क्या कर दिया गया, वापस। अरे समझ, अमेरिका में एक प्रांत था लुईबर्ग, क्या नाम था, लुईबर्ग, यूएसए में लुईबर्ग नाम से प्रांत था। प्रांत को फ्रांस को लौटाया गया। अमेरिका में एक प्रांत था लुईबर्ग, लुईबर्ग जो है इंग्लैंड जीत लिया था, वहां पे इंग्लैंड जीत लिया था इसको, प्रांत को, अमेरिका जो फ्रांस का कब्जा था जिस पे। अरे समझ, लुईबर्ग जो प्रांत है अमेरिका में, उस पे कब्जा हो गया था, कब्जा था फ्रांस का, लेकिन युद्ध के दौरान जो है इंग्लैंड उसको जीत लिया था, इसी युद्ध के दौरान। तो जो संधि होता है एक्स-ला-शापेल, उसमें क्या बोलते हैं कि जो जो जीते हैं उसको वापस कर दो। तो अमेरिका का लुईबर्ग जो है वो फ्रांस को वापस किया जाता है, और यहाँ पे जो मद्रास जीता है फ्रांस, उसको इंग्लैंड को वापस किया जाता है। इस प्रकार से पहला युद्ध हो गया समाप्त, याद हो गया एकदम अच्छे से, ठीक है। अब दूसरे युद्ध पे चले। दूसरा युद्ध जो है थोड़ा टफ है, ठीक है, इसको ध्यान देना। आप लोग का ना मुंह देखता हूँ ना मैं, तो एकदम मेरे को भी भूख लगने लगता है, मतलब इतना ज़्यादा भूखे दिखते हो, एकदम भूखे दिख रहे हो मेरे को, कि एकदम हताश हो गए हो आप लोग भी। किसके जैसे, अंग्रेजों के जैसे, नूरुद्दीन के जैसे एकदम हताश हो गए हो, यार ये क्या हो गया, हार गए, ऐसा टाइप का है ना। सुबह से 7 बजे से आए रहते हो, 7 बजे से आए हो ना आप लोग, अब 12 बजा दिए पूरा, तो भूख लगेगा ही ना, भूख तो लगेगा ही। 2 क्लास के बाद ना चले जाया करो नाश्ता करने, 2 क्लास के बाद, और नाश्ता कर लिया करो अच्छे से। नाश्ता वो तेल वाला डाइजेस्ट नहीं हो पाता ना सर, रोज रोज का। मैं क्या बताऊं यार, आपका उम्र और मेरा उम्र है कितना जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। और आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, नहीं होता है, अब मैं रोज खा रहा हूँ, पता है यही सब चीज़। मतलब ना मैं टिफ़िन लेके मैं खुद ही आता हूँ, अब वो टिफ़िन 2 बजे खाऊंगा ना, 1-1:30 बजे। अब मैं नाश्ता कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ पता है, किसी दिन पराठा खाता हूँ, किसी दिन मैगी खाता हूँ, सही में। तो ये सर दुकान वाला मैदा वाला जो सामान पूरा मैदा ही तो बना रहे हैं ना। यहाँ पे आलू पराठा बनता है नीचे में, तो आलू पराठा खा रहा हूँ लगातार। और उसके बाद जो है ना, परसों क्या खाया पता है, यहाँ पे ना वो मैगी बनाया था JNG वाला, तो वो भी कौन सा मैगी खाया पता है, वो कॉर्न चीज़ मैगी, कॉर्न मक्का और पनीर डला हुआ वो मैगी खाया। अब वो ना बहुत हैवी था, मतलब बहुत ज़्यादा भी था वो, और बहुत हैवी था, तो वो नाश्ता किया। अब कल क्या किया पता है, अम्मा जी का पराठा है ना, वहाँ गया था, तो वहाँ ना 2 ठो आलू पराठा खाया, 1 ठो में पेट नहीं भरेगा ऐसा करके 2 ठो ऑर्डर कर दिया, अब उसके बाद फिर खा लिया। तो इसी नाम से मैं खुद परेशान हूँ, और आप सोचते हो कि अब देखो, अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है हमारे आयु में, लेकिन आपको चाहिए क्या कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अभी तो इस उम्र में कोई भी चीज़ खाओ डाइजेस्ट हो जाना हो चाहिए। जाता है सर होने के लिए, लेकिन बार बार उसी को रोज रोज में नहीं होता। तबीयत खराब हो जाती तबीयत तो खराब हो जाता है, ठीक बोल रहे हो, ये गर्मी भी बहुत है ना, है की वजह पराठा वगैरह खाने का तो अभी है ही नहीं सीजन वास्तव में। तो हम लोग चल रहे थे दूसरा युद्ध, शुरुआत करते हैं, इसको छोड़ दूंगा मैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध, क्या चीज़, दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। दूसरे कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि समझना, ये थोड़ा सा और ज़्यादा व्यापक विस्तृत है थोड़ा सा, ठीक है। वो वाला बॉटल नहीं लाते, मेरा वाला, चलो ठीक है, लो, साफ है ना ये, ठीक ठीक। दूसरा कर्नाटक युद्ध में समझना है इसको, ये वाला स्थान मैंने बताया था आपको, ये वाला क्या है, ये कर्नाटक है, ठीक है। और ये वाला स्थान जो है
ये वाला, ये हैदराबाद है, ठीक है, ये हैदराबाद है। अब ये लड़ाई जो है ना कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में भी चल रही है, हैदराबाद कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है अर्कॉट। क्या है? अर्कॉट। अब ये इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। अब नहीं है अर्कॉट, अब है, अभी भी है अर्कॉट, तमिलनाडु में आ जाता है। कर्नाटक क्षेत्र नहीं रहा ना, कर्नाटक तो अब इसको बोलते हैं बगल को, है ना, तो तमिलनाडु में आता है ये अर्कॉट, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो रहा है, इसका ना दो प्रकार से लड़ाई चलने वाला है। एक हो रहा है हैदराबाद और एक हो रहा है कर्नाटक। कर्नाटक में नवाब है, कौन है नवाब? अनवरुद्दीन। कौन है? अनवरुद्दीन वही है जो मुंह उठा के आ गया, है ना, हार के आ गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे निजाम उल मुल्क, मुल्क की मृत्यु, निजाम उल मुल्क की मृत्यु। अब यहाँ पे फिर उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जा रही है, उत्तराधिकारी वाला। और यहाँ पे उत्तराधिकार कौन कौन है? एक जने हैं शौकतगंज और एक जने हैं मुजफ्फरजंग। शौकतगंज जो है वो कौन है? शौकतगंज जो है वो पुत्र है, कौन है? और मुजफ्फरजंग जो है वो कौन है? पौत्र, पोता। हैदराबाद में स्थिति क्या है समझ आ रही है? निजाम उल मुल्क जो राजा है उसकी मृत्यु हो गई है। शौकतगंज और मुजफ्फरजंग दोनों आपस में लड़ रहे हैं, किसके लिए? मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन है, ठीक है। और यहाँ पे भी अनवरुद्दीन तो है नवाब, लेकिन एक व्यक्ति और आएगा, उसका नाम है चंदा साहब। कौन है? अब चंदा साहब कौन है? चंदा साहब ना कर्नाटक के पूर्व नवाब का दामाद है, पूर्व नवाब का दामाद, मतलब समझ लो कर्नाटक का जो पूर्व नवाब था, है ना, उसका दामाद था कौन? चंदा साहब, ठीक है। लेकिन चंदा साहब जो है, जैसे ये कर्नाटक का नवाब जो पूर्व नवाब खत्म होता है तो अनवरुद्दीन क्या करता है? चंदा साहब को कैद कर लेता है। चंदा साहब को दामाद तो क्या कर लिया? कैद कर लिया। तो राजा कौन बन गया? अनवरुद्दीन, ठीक है। कर्नाटक में नवाब कहलाते हैं और हैदराबाद में कहलाते हैं निजाम। बहुत सुंदर, निजाम, हैदराबाद का निजाम, ठीक है। तो यहाँ पे कर्नाटक का नवाब बनने के लिए चंदा साहब और अनवरुद्दीन आपस में लड़ाई करेंगे और यहाँ पे हैदराबाद में शौकतगंज और मुजफ्फरजंग लड़ाई करेंगे। अब स्थिति क्या होने वाली है कि जब दोनों की लड़ाई होगी तो अंग्रेज और फ्रांस दोनों के बीच में घुसने वाले हैं, यही तो काम था ना इन लोगों का। तो ये लोग क्या करेंगे? अनवरुद्दीन की तरफ जो है वो कौन रहेंगे? और चंदा साहब की तरफ कौन रहेंगे? यहां पे शौकतगंज की तरफ कौन रहेंगे? और मुजफ्फर की जंग की तरफ कौन रहेंगे? फ्रांस। याद रहेगा, कल इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको बना लिए रहो ग्राफ को।
देव उसको भेजो।